नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र पाल पाल इंश्योरेंस सर्विस की तरफ से अपने सभी दर्शकों का शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत समय के बाद आज आप सबसे रूबरू होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसका कारण यह है कि मेरे बहुत से पॉलिसी होल्डर ने, जिनको बीमा के बारे में जानकारियाँ चाहिए, वैसे पॉलिसी होल्डर्स ने मुझसे कहा कि सर, बीमा मेडिक्लेम लेते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बहुत सारे लोगों के, क्लाइंट्स के फ़ोन हमारे पास आए जिन्होंने हमसे सलाह मांगी कि उन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी मेडिक्लेम तो ले लिया है, लेकिन जब क्लेम लेने की बात आती है, जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, तब पता चलता है कि इस पॉलिसी में यह क्लेम तो कवर्ड ही नहीं है, यानी कि क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आज हम बात सिर्फ इसी पे करेंगे कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हमारे पॉलिसी होल्डर्स, क्लाइंट्स, जनता भी जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, इसलिए वो ऑनलाइन प्रेफर करती है। जबकि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्लान करने के लिए हमें एक विशेषकर, यानी कि एक उस विषय के जानकार से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। और इंश्योरेंस सेक्टर में यह काम जो है एक एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र करते हैं। चलिए, वो दूसरी बात है कि हमारे शिक्षित लोग, युवा लोग ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन जाना चाहते हैं और ऑनलाइन को ही तवज्जो देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो चलिए, आज अन्य विषय पे बात करते समय वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम बात करते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें अपनी फैमिली साइज़ और अपने उम्र के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से फैमिली कवरेज, हमारा इंश्योरेंस कवरेज कितना होगा, इस पे ध्यान रखना चाहिए कि आगे चल के हमें कितने की इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी, कितना की कवरेज की हमें ज़रूरत है। उस बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आज बात करते हैं कि पॉलिसी सेलेक्ट करते समय हमें कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए, या पॉलिसी लेते समय हमें क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, ये देखते हैं, जिसके आगे चल के हमें ये ना हो कि हमें अपने जेब से ही पैसा भरना पड़े। क्योंकि हम इंश्योरेंस मेडिक्लेम इसीलिए लेते हैं कि हमारी सेविंग और अन्य आय के स्रोत जो है सुरक्षित रहते हुए हम अपने इलाज में पैसा लगा सकें। तो सबसे पहले जो आता है कि हम जब भी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हम रूम लेते हैं। अब वो आईसीयू रूम हो सकता है, प्राइवेट रूम होता है, एसी रूम होता है, नॉन एसी होता है, शेयरिंग होता है, प्राइवेट होता है। तो पॉलिसी लेते समय सबसे पहला ख्याल रखना चाहिए कि उस पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग ना हो। रूम रेंट कैपिंग यानी कि लिमिट, एक लिमिट होता है कि एक रूम का हम दिन का इतना ही देंगे, उतना देंगे, यानी कि रूम रेट कैपिंग ना हो। अगर है तो कितना है, हमारी आवश्यकता अनुसार है या नहीं है। सेकंड होता है आईसीयू कैपिंग। बहुत सी पॉलिसी में आईसीयू कवरेज नहीं होता है, तो पॉलिसी लेते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आईसीयू कैपिंग ना हो, यानी कि अगर हम अति दक्षता विभाग में भर्ती हो तो उसका भी क्लेम जो है हमारी बीमा कंपनी, जिससे भी हमने बीमा करवाया है, मेडिक्लेम लिया है, वो बेयर करे। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, अब ये फीचर बहुत बड़ा होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, मेडिक्लेम भी दे रही हैं, पॉलिसी दे रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को बहुत से हमारे अभिकर्ता मित्र, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी छुपाते हैं। और ऑनलाइन में भी इस चीज़ को बहुत ही छोटे में लिखा होता है, स्टार मार के बहुत छोटे में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई में किया जाता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का अर्थ होता है कि अगर मैंने 5 लाख का बीमा लिया है और बीमा लेने के 4 महीने, 5 महीने के बाद मुझे उस बीमा को उपयोग में लाने की आवश्यकता हो गई और मेरा जो भी कवरेज था वो पूरा ख़त्म हो गया, उसी वर्ष में फिर 2 महीने के बाद अगर मेरे किसी परिवार के सदस्य या मुझे ही अन्य किसी बीमारी के लिए फिर से अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो मैंने तो पहले बीमारी में अगर मैंने 5 लाख का कवरेज लिया है तो 5 लाख एग्जॉस्ट हो गया है, तो क्या मुझे फिर से इस बीमारी के लिए मिलेगा या मुझे जेब से भरना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में
वो चीज़ फिर से कवर हो जाती है नेक्स्ट फैमिली मेम्बर या सेम पर्सन लेकिन अलग डिजीज़ के लिए। तो ये भी होना ज़रूरी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। एक्सीडेंट इंजरी बेनिफिट, जी हाँ, यह चीज़ भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमने पॉलिसी ली है तो अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो उसकी इंजरी यानी कि अगर हमके अपंगत्व आ जाता है, डिसेबल हो जाते हैं, हम हैंडीकैप हो जाते हैं, तो वो कवरेज है कि नहीं, इसके लिए जो इलाज में लगेगा वो तो पैसा मिलेगा ही, मेडिक्लेम है तो। लेकिन अगर हम डिसेबल हो गए, हैंडीकैप हो गए, तो उसका भी हमको एक इंश्योरेंस मिलता है। ये इस पॉलिसी में है या नहीं, इसे भी हमें ख्याल में रखना चाहिए, देखना चाहिए पॉलिसी लेने से पूर्व। सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी हमने पहले ही बता दिया है रूम रेंट कैपिंग के हिसाब से, कि अगर मैं प्राइवेट रूम लेता हूँ तो बहुत सी पॉलिसियाँ प्राइवेट रूम कवर नहीं करती हैं। तो आपको पॉलिसी लेते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्राइवेट रूम कैपिंग है या नहीं, प्राइवेट रूम जो है इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, ये कवर कर रहा है या नहीं। आजकल जैसे मैंने पहले कहा, पॉलिसी लेते समय भी आजकल के युवा और जो ट्रेंड चला है ऑनलाइन देखना, तो डॉक्टर कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो हमें अपनी पॉलिसी लेते समय ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या मेरी बहुत सी बीमारियां मैं हॉस्पिटलाइजेशन होते हुए भी सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ, तो ये सेकेंड ओपिनियन जो है, ये चार्जेस जो भी सेकेंड ओपिनियन का होगा, ये कवर है या नहीं। ऑनलाइन अगर मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ अपनी हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए और उनसे भी कुछ ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो वो कवर है या नहीं, इस चार्ज का भी ख्याल रखिए पॉलिसी लेने से पहले। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए तब अपने लिए जो भी उपयुक्त पॉलिसी हो उसको तय करें। उसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, जी हाँ, बहुत सी बीमारियाँ ऐसे होते हैं कि हम तुरंत गए और तुरंत हमें एडमिट नहीं कर लिया जाता है। एडमिट होने के पहले या एडमिट होने से पूर्व भी कुछ तैयारियाँ होती हैं, टेस्ट लिए जाते हैं और भी ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ दी जाती है, और डिस्चार्ज होने के बाद में भी तो हमें ये भी देखना है कि हमारी जिस कंपनी की हम पॉलिसी ले रहे हैं या जो पॉलिसी हम ले रहे हैं उसमें ये चीज़ कवर है या नहीं है। और इसमें सबसे होता है, सबसे बेहतर पॉलिसी वही होती है जो प्री के लिए 60 डेज़ एंड पोस्ट के लिए 90 डेज़ का कवरेज रखती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप सब अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, देख सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट, साइंस विज्ञान बहुत बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज के लिए या ऑपरेशन के लिए हमें 24 आवर्स एडमिट नहीं होना पड़ता है। सर्जरी भी ऐसी होती हैं, जैसे पाइल्स हो गई, मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, और भी कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए कान के हो गए, नाक का कोई प्रॉब्लम है उसके ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। डॉक्टर बोलता है आइए हम 2 घंटे 3 घंटे में आपको डिस्चार्ज दे देंगे। तो ये ट्रीटमेंट कवर है या नहीं, क्योंकि बेसिक होता है मेडिक्लेम में 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उनको भी अपग्रेड होना है। तो पॉलिसी लेने से पहले आप इस बात का भी ध्यान रखें कि डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है या नहीं है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये सबसे अहम मुद्दा है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सके, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है, जैसे पैरालिसिस हो गया, इसमें घर में देखने वाले नहीं है, ये नहीं है, तो उस समय सलाह ये देते हैं डॉक्टर कि आप घर पे रह के इलाज करिए या करवाए, या डॉक्टर करते भी हैं। तो हमें पॉलिसी लेने से पहले इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी जो है ट्रीटमेंट का जो भी है ये भी इंक्लूडेड है या नहीं है। ऑर्गन डोनर कवरेज, अब ये होता है कि जैसे कि भी किसी का किडनी है, ये XYZ है कि ऑर्गन डोनेट करना पड़ता है, या मुझे ही आवश्यकता है कि मेरी किडनी फेल हो गई है तो मुझे किसी से किडनी लेनी पड़ेगी, तो मेरा ट्रीटमेंट कॉस्ट तो कवर्ड है, लेकिन जो डोनर आएगा, चाहे वो मेरे घर का हो, मेरे परिवार का हो, मेरा रिश्तेदार हो या अन्य कोई हो, जो डोनर लीगली पूरा होकर डोनेट करने के योग्य है, जब वो आता है तो उसकी भी तो सर्जरी होगी, उसके भी इलाज चलेंगे।
तो क्या ऑर्गन डोनर के ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर है या नहीं, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिए। पॉलिसी लेने से पूर्व आप ऑनलाइन भी चेक करिए या आपने जो भी एडवाइज़र आता है उससे ये सब बातों का पता करिए। नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस होता है कि अगर एक साल हमने मेडिक्लेम ले लिया जनवरी महीने में और दिसंबर महीने तक मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, मेरे को आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो नेक्स्ट जनवरी में जब मैं उसका रिन्यूअल करूंगा तो मुझे कुछ नो क्लेम बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। ये हर कंपनी, कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं देती है। हर कंपनी का अपना देने का रेशियो होता है। 5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, सबका अलग अलग एक स्लैब होता है। तो आप उसकी भी जानकारी ले लीजिए, उसके बारे में भी पूरा रिसर्च करके तभी पॉलिसी लीजिए। आयुष ट्रीटमेंट, अभी तक मेडिक्लेम पॉलिसीज़ जो है यह सिर्फ इंग्लिश दवाई यानी कि इसको ही कवर करती थी। आयुष ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है। तो और आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोग जो है इन इलाज की तरफ, इन ट्रीटमेंट की तरफ इन झुकाव हो रहा है कि होम्योपैथिक भी लेते हैं। बहुत सी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी की जाती हैं। तो आयुष ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं, इसका भी ध्यान दीजिए, इसको भी देख लीजिए। मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न कवरेज, अगर एक यंग कपल ने पॉलिसी लिया अपने लिए तो नो डाउट फैमिली प्लान करेंगे ही। तो बहुत सी पॉलिसियाँ या अधिकतर पॉलिसियों में मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न कवर नहीं होता है। तो आप पॉलिसी लेते समय ही इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, पता करिए कि मैटरनिटी यानी कि प्रेगनेंसी का जो भी खर्च होता है, डिलीवरी के जो भी चार्जेस है, सीजरिंग है, नॉर्मल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, दवाइयाँ हैं, उसके साथ में न्यूबॉर्न, क्योंकि पैदा होते ही बच्चों को भी कुछ कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उनके भी कुछ होता है, वैक्सीन्स लगते हैं, ये है। तो कवर है या नहीं ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे। एम्बुलेंस चार्जेस, कभी कभी हमें घर से अस्पताल तक या अस्पताल से घर आने तक, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग करना होता है, आवश्यकता होती है। तो यह चार्जेस हमारी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं, इसको भी देख लीजिए। हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, बहुत सी पॉलिसियाँ के हमारे जब हम एडमिट होते हैं तो हमें डेली कैश की भी आवश्यकता होती है। तो हमारी पॉलिसी में यह डेली कैश, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है या नहीं, इसको भी पता करिए। पॉलिसी लेने से पहले इसको भी जान लीजिए, इसकी भी जानकारी दीजिए। और लास्ट में होता है कोपे ऑप्शन। कोपे होता है कि बहुत सी कंपनियां बोलती है कि 80-20 रेशियो, 90-10 रेशियो, 75-25 रेशियो, यानी कि हम जो है अपनी जेब से, अगर मेरा 100 रुपये का हॉस्पिटल बिल आया तो 20 रुपया मैं अपनी जेब से दूंगा, 80 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी, जो भी उनका स्लैब होगा उस हिसाब से। बहुत सी कंपनियां जो है उसमें नो ऑप्शन नहीं होता है। नो डाउट उसका प्रीमियम थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन वो आप अपने बजट के हिसाब से, लेकिन उसकी जानकारी लीजिए और फिर प्लान करिए। नहीं तो ऐसा होता है कि जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो ये पता चलता है कि 80% ही दे रहा है, तो फिर आपसी विवाद होते हैं, हॉस्पिटल से और आपसे झगड़ा होता है, वाद विवाद होती है और वो चीज़ कवर्ड ही नहीं होता। तो इसको पहले से ही जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप प्लान करिए। आप जब भी मेडिक्लेम पॉलिसी लें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। और भी अगर आपको जानकारियाँ चाहिए, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं मार्केट में घूम रहा हूँ या मैं मार्केट में देख रहा हूँ, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन सब चीज़ों को कवर करती है। तो हाँ, नो डाउट प्रीमियम थोड़ा सा हाई है, लेकिन जब हमें कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए तो उसके लिए पे भी करना होगा। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉमिनल हाई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले एक बार ज़रूर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तब अपने लिए पॉलिसी सिलेक्ट करिए। अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट करिए, टर्म सिलेक्ट करिए, इंश्योरेंस सम एश्योर्ड सेलेक्ट करिए। और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो नीचे जो भी नंबर दिए गए हैं आप इस पर कभी भी 24/7 कॉल कर सकते हैं।
पाल इंश्योरेंस सर्विस की पूरी टीम आपके हर क्वेरी के लिए, आपके हर डाउट के लिए, आपके हर प्रकार से सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी। धन्यवाद।